अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। वो स्कारलेट इमॉर्टल स्पिरिट पैलेट, वो कोई डिवाइन मेडिसिन नहीं थी। उसके बाहर स्काई पॉइजन पर्ल की प्यूरिफाइंग एनर्जी थी जिसने ली कियानफेंग को अच्छा फील कराया, लेकिन उसके अंदर भरा था हॉर्न ड्रैगन का भयानक जहर। ये यून चे का मास्टर प्लान था। अफवाहें फैलाना, बेटों को जहर देना, ब्लैक हार्ट बनना, यह सब सिर्फ इसलिए था ताकि वो ली कियानफेंग को अपने हाथों से वो जहर वाली गोली खिला सके। और शाओ किंगटो ने अपने ही पैसों से अपने पति की मौत का इंतजाम कर दिया था। यून चे ने एक शैतानी मुस्कान के साथ सोचा, ली कियानफेंग, तू डिवाइन किंग है, इसलिए मैंने जहर को छुपा दिया है ताकि तुझे तुरंत पता न चले, लेकिन जब तू इसे रिफाइन करेगा तब असली मजा आएगा। यून चे ने वहां से निकलते हुए कसम खाई, ली कियानफेंग, बस इंतजार कर। सीन शिफ्ट होता है। ली कियानफेंग अपने सोल सेक्ट वापस लौट आया। उसके 6 बेटे अब ठीक लग रहे थे, बस थोड़ी कमजोरी थी। सेक्ट के ऊपर जो मौत के बादल मंडरा रहे थे वो अब छंट चुके थे। अब आगे ली कियानफेंग ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसने उस फीलिंग को इग्नोर किया क्योंकि अभी उसकी प्रायोरिटी कुछ और थी। उसे वो डिवाइन पैलेट रिफाइन करनी थी जो उसने पॉइजन सेंट ब्लैक हार्ट से खरीदी थी। जरा सोचो, डिवाइन सॉवरेन रियल्म तक कोई बॉटलनेक नहीं, 3000 साल तक किसी भी पॉइजन का असर नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसकी मर्दानगी वापस आने वाली थी। 5 बिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स खर्च करने का उसे कोई गम नहीं था, बल्कि उसे लग रहा था कि भगवान ने उस पर कृपा की है। उसने आर्डर दिया कि कोई उसे डिस्टर्ब न करे और सीधे सेक्लूजन में चला गया। अंदर का माहौल एकदम शांत था। ली कियानफेंग ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को उस स्कारलेट इमॉर्टल स्पिरिट पैलेट के चारों तरफ घुमाना शुरू किया। उसे लगा था कि यह प्रोसेस लंबा चलेगा, लेकिन जैसे ही उसने पिल को टच किया वो पिघल गई। एक बहुत ही रिफाइंड एनर्जी उसकी बॉडी में फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी ठंडे झरने में नहा रहा हो, लेकिन यह सुकून बस कुछ पलों का था। अगले ही पल ली कियानफेंग का चेहरा भयानक रूप से मुड़ गया। उसने झटके से आंखें खोली। जिस एनर्जी को वो अमृत समझ रहा था वो अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसके अंदर से एक खौफनाक ऑरा निकला, और सबसे डरावनी बात यह थी कि ली कियानफेंग इस ऑरा को पहचानता था। यह वही हॉर्न ड्रैगन पॉइजन था जिसने उसके 7 बेटों की जान ली थी। सीन ये था कि यह पॉइजन उसके बेटों के जहर से 100 गुना ज्यादा खतरनाक था, और अब यह सीधा उसकी अपनी बॉडी के अंदर फट चुका था। ली कियानफेंग दर्द के मारे एक जानवर की तरह दहाड़ा, जिससे उसका पूरा इनर सैंक्टम हिल गया। उसने तुरंत अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से उस पॉइजन को दबाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से की वजह से उसका कंट्रोल छूट रहा था। बाहर खड़े एल्डर्स ली तियानगांग और ली कियानदू ने जब वो चीख सुनी और वहां से पॉइजन की बदबू महसूस की तो वो दौड़कर अंदर आए। ली कियानफेंग का चेहरा कभी लाल हो रहा था, कभी सफेद। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने मुश्किल से बोला, ये लिंग यून है, वो पॉइजन सेंट ब्लैक हार्ट ही लिंग यून है। आर्गग। ये सुनते ही दोनों एल्डर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वो बूढ़ा आदमी जो इतना डरावना और ब्लैक हार्ट लग रहा था, वो असल में लिंग यून था। उसने न सिर्फ उनके बेटों को जहर दिया, बल्कि खुद सेक्ट मास्टर को 6 बिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स में अपनी ही मौत खरीदने पर मजबूर कर दिया। यह प्लान इतना परफेक्ट था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। ली कियानफेंग ने किसी तरह अपनी सांसों को रोका और एल्डर से कहा, मैं इसे दबा सकता हूं, मुझे कुछ दिन प्रोटेक्ट करो। ली कियानदू और ली तियानगांग ने राहत की सांस ली। सेक्ट मास्टर की पावर बहुत ज्यादा थी। वो डिवाइन किंग थे, इसलिए वो इस जहर से लड़ सकते थे। एल्डर्स ने सोचा कि चलो, जान बच जाएगी, बस कुछ दिन की बात है। लेकिन तभी सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक हंसी की आवाज आई जो बादलों की तरह गूंजी। हाँ, ये आवाज पूरे सोल सेक्ट में सुनाई दी। ली कियानफेंग, मैं तुम्हारा सीनियर पॉइजन सेंट और तुम्हारा ग्रैंडडी लिंग यून हूं। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरा भेजा हुआ गिफ्ट मिल गया होगा। ये यून चे था। वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का इस्तेमाल करके आवाज भेज रहा था। ली कियानफेंग का चेहरा पीला पड़ गया। एल्डर्स ने उसे पकड़ने के लिए उड़ान भरी, लेकिन यून चे वहां से गायब हो चुका था। जाते जाते यून चे ने एक और बम फोड़ा। ओह हाँ,
एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, तुम्हारे 6 बेटों ने जो एंटीडोट खाया है उसमें भी वही सेम सामान है जो तुमने खाया है, तो 6 बिलियन के इस गिफ्ट को एंजॉय करो। अभी यूनचे की हंसी गूंज ही रही थी कि एक डिसाइपल भागता हुआ आया और चिल्लाया, सेक्ट मास्टर, अनर्थ हो गया। 6 यंग मास्टर्स अचानक फिर से जहर की चपेट में आ गए हैं। लेई कियानदू ने उस डिसाइपल को एक थप्पड़ मारकर दूर फेंका ताकि लेई कियानफेंग ये न सुन सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेई कियानफेंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यूनचे की बातें और अब ये खबर, उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा था। और जैसे ही गुस्सा बढ़ा, वो जहर जिसे उसने दबा रखा था वो फिर से उसकी रगों में दौड़ने लगा। उसके मुंह के कोने से काला खून टपकने लगा। सीन बहुत क्लियर था। यूनचे ने हर बेटे की पिल में अलग अलग डोज डाली थी ताकि वो एक साथ ना मरे, बल्कि एक एक करके मरे, और लेई कियानफेंग को हर रोज नया दर्द मिले। अगले दिन जब लेई कियानफेंग थोड़ा शांत हुआ तो यूनचे की आवाज फिर से गूंजी, लेई कियानफेंग, तुम्हारा ग्रैंड डैडी लिंग यून आ गया है, बाहर आओ सुअर। ओहो, मैंने तुम्हें सुअर बोल दिया। सुअर की तो बेइज्जती हो गई। तुम तो एक डरपोक ऑस्ट्रिच हो। वैसे गुड न्यूज यह है कि तुम्हारे सारे बेटे मर चुके हैं और तुम उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। क्या बाप हो तुम। लेई कियानफेंग ने अपनी सुनने की शक्ति बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसका खून खौल रहा था और जहर उसकी रगों में और गहरा उतरता जा रहा था। डिवाइन किंग होने के बावजूद वो इस हॉर्न ड्रैगन पॉइजन को बाहर नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि यूनचे उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा था। तीसरा दिन। लेई कियानफेंग, तुम दरकिया रियल्म के कलंक हो। तुमने इतने पाप किए हैं कि भगवान भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। चौथा दिन। मुबारक हो लेई कियानफेंग, आज तुम्हारा एक और बेटा मर गया। तुम्हें पता है पूरी दुनिया कितनी खुश है। वैसे भी तुम्हारे बेटे तुम्हारे जैसे ही बदसूरत और बेवकूफ थे। अच्छा हुआ धरती से बोझ कम हुआ। यूनचे हर रोज आता, कभी दिन में 1 बार, कभी 4 बार। वो सोल सेक्ट के पहरेदारों को चकमा देकर अपनी आवाज भेजता और गायब हो जाता। सोल सेक्ट वाले उसे ढूंढते रह जाते, पर वो परछाई की तरह गायब हो जाता। 10वां दिन। आज आखिरी बेटा भी मर गया। यूनचे की आवाज फिर से गूंजी, लेई कियानफेंग, बधाई हो। फाइनली तुम बे औलाद, सनलेस हो गए। तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े डरपोक हो। तुम्हारे सारे बेटे मेरे हाथों मारे गए और तुम एक बार भी बाहर नहीं निकले। कमाल है भाई। और फिर यूनचे ने वो बात बोली जो किसी भी मर्द को तोड़ सकती थी। अरे हां, अब तो पूरा दरकिया रियल्म जानता है कि तुम एक इम्पोटेंट, नामर्द कीड़े हो। सच में बहुत बुरा लगता है, लेकिन तुम्हारी बीवियों के लिए और भी बुरा लगता है। बेचारी औरतों को तुम्हारे जैसे कचरे के साथ रहना पड़ रहा है, या शायद उन्होंने तुम्हें पहले ही सैकड़ों बार धोखा दे दिया होगा। आखिर एक नामर्द पति के साथ और क्या ही करेंगी वो। ये शब्द पूरे सोल सेक्ट में गूंज गए। हर डिसाइपल, हर एल्डर ने यह सुना। लेई कियानफेंग की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी। अगर लेई कियानफेंग शांत रहता तो वो 5 से 6 दिनों में जहर निकाल सकता था, लेकिन 10 दिन हो चुके थे और उसका हाल और बुरा था। उसका शरीर जलते हुए लोहे जैसा लाल हो गया था। ये आखिरी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। वो जिस अंडरग्राउंड महल में छुपा था वो धमाके के साथ टूट गया। लेई कियानफेंग आसमान में उड़ा, एक घायल जानवर की तरह दहाड़ते हुए। लिंग यून, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े। आसमान में ही उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट गया। गुस्से और प्रोफाउंड एनर्जी के विस्फोट ने जहर को पूरी तरह आजाद कर दिया था। उसके अंदर के ऑर्गन्स फट गए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो सीधा आसमान से नीचे गिरा। सेक्ट मास्टर एल्डर लेई कियानदू ने दौड़कर उसे कैच किया, लेकिन जैसे ही उसने लेई कियानफेंग को हुआ, उसे लगा जैसे उसने आग पकड़ ली हो। सेक्ट मास्टर बेहोश थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और पूरी लाल थी। उनके शरीर में प्रोफाउंड एनर्जी से ज्यादा अब जहर दौड़ रहा था। दूर नॉर्थ की तरफ यूनचे धीरे धीरे हवा में गायब हो रहा था। उसने धीमे से बुदबुदाया, बस थोड़ा और, 2-3 बार और फिर ये सीधा नर्क में गिरेगा। पिछला 1 महीना ब्लैक सोल सेक्ट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनके बेस्ट डिसाइपल्स मारे गए
आधे एल्डर्स खत्म हो गए और लेई कियानफेंग के सारे बेटे पॉइजन की वजह से मारे गए। पूरे सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और उनका फ्यूचर अंधेरे में था। कल रात लेई कियानफेंग के अंदर पॉइजन पूरी तरह से फट चुका था, जिसकी वजह से पूरे सेक्ट में लॉकडाउन जैसा माहौल था। लिंग यून का नाम अब उनके लिए एक ऐसा डर बन चुका था जिसे सोचकर ही उनकी रूह कांप जाती थी। आज मौसम बहुत सुहावना था। यून चे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब से उसने सोल सेक्ट के साथ ये खेल शुरू किया था, उसने अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब लेई कियानफेंग मौत के दरवाजे पर खड़ा है, तो उसे जल्द ही दरक्या रियल्म छोड़कर डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड और इमोर्टल एम्परर ग्रास ढूंढने जाना होगा। साथ ही उसे प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के लिए भी तैयारी करनी थी। उसने सोल सेक्ट की दिशा में देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ सोचा कि चलो आज फिर लेई कियानफेंग के मजे लेते हैं। कल रात लेई कियानफेंग का प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बेकाबू हो गया था और वो पागल होकर चिल्लाने के बाद बेहोश हो गया था। यह सब यून चे की कैलकुलेशन का ही हिस्सा था। लगातार हार, बेइज्जती, बेटों की मौत, खुद को पॉइजन दिया जाना और फिर पूरी दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती होना, इतना सब कुछ तो एक जिंदा बुद्ध भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ले कियानफेंग तो फिर भी एक इंसान था। यून चे जानता था कि अगले 2-3 दिनों में अगर ले कियानफेंग ने पूरा फोकस पॉइजन को दबाने में नहीं लगाया तो वो पक्का मारा जाएगा। यून चे हवा में उड़ा और सोल सेक्ट की तरफ निकल पड़ा। जब वो ब्लैक सोल माउंटेन रेंज में पहुंचा तो उसने अपनी स्पीड कम कर दी। आज पहाड़ पर वैसी शांति नहीं थी। हर तरफ से प्रोफाउंड बीस्ट्स की आवाजें आ रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज वहां कोई भी सोल सेक्ट डिसाइपल पहरा नहीं दे रहा था। यून चे के दिमाग में ख्याल आया, क्या लेई कियानफेंग मरने वाला है इसलिए सब वहां बिजी हैं, या फिर कोई और बात है? वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन अभी तक उसे किसी भी डिसाइपल का ऑरा महसूस नहीं हुआ था। जैसे ही उसने सोल सेक्ट की तरफ देखा, उसकी भौहें तेजी से फड़कने लगी। वो वही हवा में रुक गया। उसे एक बहुत ही अजीब और खतरनाक फीलिंग आ रही थी। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की सोची, उसे एक जानलेवा खतरे का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ा भी आगे बढ़ा तो उसका सामना किसी ऐसे दुश्मन से होगा जो अजेय, इनविंसिबल है। यून चे ने अपनी सोल से आ रही इस चेतावनी को इग्नोर नहीं किया। वो चुपचाप खड़ा रहा और सोल सेक्ट की तरफ घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ले कियानफेंग तो कल रात ही खत्म होने वाला था। अगर उसे थोड़ा भी संभलने का मौका मिला तो यून चे की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी उसे एक प्रोफाउंड एनर्जी का झटका महसूस हुआ। उसने अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड निकाला। दूसरी तरफ से जी रुयान की घबराई हुई आवाज आई, सर लिंग यून, आप अभी कहां? गलती से भी सोल सेक्ट के पास मत जाइएगा। कल रात सोल सेक्ट में एक बहुत बड़ा बिग शॉट आया है। यून चे कुछ पल के लिए चुप रहा। जी रुयान ने आगे बताया, हमें अभी पक्का नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन सोल सेक्ट की हरकतों से लगता है कि वो डिवाइन मार्शल रियल्म से आया है। आप अपना हुलिया बदल लीजिए और जितना हो सके दूर रहिए, या फिर आप ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड आ जाइए। सोल सेक्ट को हम पर शक नहीं है तो ये जगह सेफ रहेगी। यून चे का चेहरा गंभीर हो गया। डिवाइन मार्शल रियल्म, ये वो लोग थे जिनसे वो अभी पंगा नहीं ले सकता था। उसने तुरंत यू टर्न लिया और वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद यून चे ब्लैक सोल माउंटेन रेंज से बाहर निकला और दरक्या सिटी में ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड पहुंच गया। वहां एक लड़की दौड़ते हुए उसके पास आई। वो पर्पल सिल्क ड्रेस में थी, बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत। ये जी रुयान थी। यून चे उससे अक्सर बात करता था, लेकिन इस दौरान वो उससे मिला नहीं था। जी रुयान अकेली नहीं थी, उसके साथ एक मिडिल एज आदमी भी था। ये वही मिस्टर जी थे जिनसे यून चे पहली बार मिला था। वो जी रुयान के पिता और गिल्ड के हेड थे। मिस्टर जी ने यून चे को देखते ही बड़े आदर के साथ घुटने टेक दिए और कहा, सर लिंग यून, आपने हमारे लिए जो किया है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। यून चे ने शांत भाव से कहा, मिस्टर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोल सेक्ट से मेरी पर्सनल दुश्मनी थी, इसका आपकी गिल्ड से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, ब्लैक फेदर एक बड़ा परिवार है, लेकिन हम सोल सेक्ट के गुलाम बनकर रह गए थे। इतने सालों से मैं चैन से सो नहीं पाया था, लेकिन आपने जो किया उससे हमारे दिल को ठंडक मिली है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी रुयान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, सोल सेक्ट की इज्जत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ले कियानफेंग के पास अब कोई वारिस नहीं है।
जिसका मतलब है कि डिवाइन मार्शल रियल्म के साथ उनके रिश्ते अब कमजोर पड़ जाएंगे। आगे चलकर सत्ता के लिए लड़ाई होगी और शायद यही वो मौका होगा जब ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड आजाद हो पाएगा। मिस्टर जी अभी भी यून चे को हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने कहा, सर लिंग यून, आप अकेले हैं, फिर भी आपने इतने बड़े सोल सेक्ट को घुटनों पर ला दिया। अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तो विश्वास नहीं करता। रुयान ने बताया था कि आप लोअर रियल्म से हैं, लेकिन आप यंग जनरेशन के सबसे शानदार इंसान हैं। यून चे ने हंसते हुए कहा कि वो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तभी जी रुयान का चेहरा सीरियस हो गया। उसने कहा, सर लिंग यून, सोल सेक्ट से खबर आई है। वो लोग सच में डिवाइन मार्शल रियल्म से ही हैं। हमारे सोर्स के हिसाब से वहां 2 लोग आए हैं। यून चे ने पूछा, सिर्फ 2? जी रुयान ने कहा, सर इसे हल्के में मत लीजिए। ये कोई मामूली मैसेंजर नहीं है। जो आया है वो असल में वू गुई के है। वू गुई के? यून चे ने अपनी भौहें उठाई। 1 महीने पहले जी रुयान ने इस नाम का जिक्र किया था। वू गुई के डिवाइन मार्शल रियल्म के ग्रेट रियल्म किंग वू सांजुन और लेई कियानफेंग की बहन लेई कियान्यू का बेटा था। वो एक मामूली रखेल का बेटा था, लेकिन उसका टैलेंट इतना भयानक था कि उसने डिवाइन मार्शल रियल्म में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। वो लेई कियानफेंग का भांजा था और ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट का सबसे बड़ा सहारा। वू गुईके का टैलेंट मॉन्स्टर लेवल का है। सिर्फ 30 साल की उम्र में वो डिवाइन स्पिरिट रियल्म में है। इस बार के प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में वो सबको चौंकाने वाला है, और क्योंकि वो डिवाइन मार्शल रियल्म का राजकुमार है तो उसका बॉडीगार्ड पक्का कोई और नहीं बल्कि एक डिवाइन सॉवरेन होगा। ये सुनकर यून चे के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म उसका अभी का सबसे बड़ा गोल था, लेकिन ये वो गुई के उससे सिर्फ 10 साल बड़ा होकर डिवाइन स्पिरिट रियल्म में बैठा था। अपर स्टार रियल्म्स की यही बात सबसे डरावनी थी। और अगर उसके साथ कोई डिवाइन सॉवरेन एक्सपर्ट है जो मू बिंगयुन के लेवल का हो तो सोल सेक्ट के पास जाना सुसाइड करने जैसा होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अगर कोई डिवाइन सॉवरेन वहां है तो लेई कियानफेंग का पॉइजन कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। जी रुयान ने सिंसियरली कहा, सर लिंग यून, आप अभी यही रुकिए। जब वो लोग चले जाएंगे हम आपको हेवनली मिस्ट्री रियल्म भेजने का इंतजाम कर देंगे। आप हमारे बेनिफैक्टर हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। यून चे ने गहरी सांस ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया ली कियानफेंग को मारने के लिए, और अब वो सब बेकार होने वाला था। लेकिन अभी उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे कल्टिवेशन के लिए एक शांत जगह चाहिए। सीन शिफ्ट होता है ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट की तरफ। वहां का माहौल बहुत भारी था। सारे डिसाइपल्स अपनी जगह पर जमे हुए थे। हॉल मास्टर्स और एल्डर्स डरे हुए चेहरों के साथ झुके हुए खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भगवान का स्वागत कर रहे हों। किसी की भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेन हॉल के अंदर लेई कियानफेंग जमीन पर बैठा था। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह से बिखरी हुई थी। उसके पीछे काले कपड़ों में एक मिडिल एज आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा एकदम ठंडा था। उसका हाथ लेई कियानफेंग की पीठ पर था। यह प्रोसेस कई घंटों से चल रहा था। अचानक लेई कियानफेंग ने आंखें खोली और वर्ग करके मुंह से ढेर सारा खून उगल दिया। वो खून जमीन पर गिरते ही नीचे के पत्थरों को पिघलाने लगा। लेई कियानफेंग जमीन पर गिर गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा, लेकिन खून निकलने के बाद उसका चेहरा पहले से बेहतर लग रहा था। वो जल्दी से खड़ा हुआ और उस काले कपड़ों वाले आदमी के सामने झुक गया। मैं लेई कियानफेंग, सर वू का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जिस आदमी को लेई कियानफेंग ने सर वू कहा, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस माथे पर शिकन लाते हुए कहा, क्या खतरनाक पॉइजन था। किस्मत अच्छी थी कि मात्रा कम थी और टाइम भी कम हुआ था, वरना ग्रेट फर्मेंट डेटी भी तुम्हें नहीं बचा पाते। तभी खिड़की के पास से एक बहुत ही रिलैक्स्ड और कोमल आवाज आई, तो मतलब अब सब ठीक है। वहां एक नौजवान खड़ा था जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो सफेद कपड़ों में था जिन पर नीले पैटर्न बने थे। उसके बाल कमर तक लंबे थे। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके खड़े होने के अंदाज में ही एक शाही ठाठ नोबिलिटी था। काले कपड़ों वाला आदमी पलटा और बोला, यंग मास्टर, सेक्ट मास्टर ले के अंदर का पॉइजन बहुत पावरफुल है। अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। उस नौजवान की आवाज में हल्की सी हैरानी थी। ओह, वो धीरे से पलटा।
उसका चेहरा इतना सुंदर था जैसे जेड से तराशा गया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूं। अगर हम कुछ दिन और लेट हो जाते तो शायद मैं यहां आपकी लाश देखने आता। वो गुइके ने लेई कियानफेंग को अंकल तो कहा, लेकिन उसकी टोन में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई कीड़े मकोड़े को देखता है। लेकिन ली कियानफेंग को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। अगर आप नहीं आते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। बस अफसोस यह है कि मेरे मोअर और बाकी बेटे। ये कहते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो गुइके ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, आंट ने मुझे सब बता दिया है। एक लिंग यून नाम के बंदे ने तुम्हारे सारे बेटों को मार डाला, 1 लाख से ज्यादा डिसाइपल्स को खत्म कर दिया, 4 एल्डर्स मार दिए और तुम लोग उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। उसकी नजर श्याओ किंगटोंग पर पड़ी तो वो अचानक से बहुत जेंटल हो गया। ले कियानफेंग कांपते हुए बोला, लिंग यून, वो शैतान है। वो गुइके ने मजाक उड़ाते हुए कहा, शैतान? हाँ, अंकल, अगर आंट ने मुझे खुद नहीं बताया होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता। मुझे पता था कि आप आंट के लायक नहीं हो, लेकिन आप इतने बड़े कचरे हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आपके भतीजे के तौर पर मुझे भी शर्म आ रही है। ले कियानफेंग शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा और बोला कि वो लिंग यून के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन वो गुइके ने उसे टोका, लिंग यून को बाद में मारना, पहले अपनी जान बचाओ। रॉयल वुड स्पिरिट का क्या हुआ? मेरे पिता उस बात से बहुत नाराज हैं। ले कियानफेंग के पसीने छूट गए। उसने बताया कि उन्होंने रॉयल वुड स्पिरिट पकड़ लिया था, लेकिन लिंग यून ने उसे छीन लिया। वो गुइके ने पूछा कि लिंग यून को कैसे पता चला। ले कियानफेंग ने झूठ सच मिलाकर कहानी बनाई कि लिंग यून ने उसे पहले ही देख लिया था। श्याओ किंगटोंग ने बीच में आकर कहा, गुइके, तुम्हारे अंकल झूठ नहीं बोल रहे। अगर मैं इंपल्सिव नहीं होती तो ये नौबत नहीं आती। जैसे ही श्याओ किंगटोंग ने बोला, वो गुइके का तेवर बदल गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर आंट कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरे पिता मानेंगे या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है। ले कियानफेंग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, गुइके, जब तुम वापस जाओ तो प्लीज मेरे लिए कुछ कह देना। मैं तुम्हारे पिता से झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो गुइके ने ताना मारा, या फिर तुम दरकिया रियल्म पर अकेले राज करना चाहते हो, इसलिए वुड स्पिरिट ऑर्ब्स हम तक नहीं पहुंचा रहे। ले कियानफेंग डर के मारे कांपने लगा। डिवाइन मार्शल रियल्म के सामने वो सिर्फ एक कीड़ा था। श्याओ किंगटोंग ने फिर से गुइके को मनाया और गुइके मान गया। उसने वादा किया कि वो सब संभाल लेगा। ले कियानफेंग खुश हो गया। श्याओ किंगटोंग रोने लगी, अफसोस कि तुम्हारे दोनों कजन्स। वो गुइके ने तुरंत उसे सांत्वना दी, आंट, आप रोइए मत, मैं लिंग यून को पकड़ कर लाऊंगा और आपके हवाले कर दूंगा। फिर वो गुइके ने गुस्से में पूछा, वो लिंग यून कहां है? ले कियानफेंग ने बताया कि वो ब्लैक सोल माउंटेन रेंज में छुपता है। वो गुइके ने अपने डिवाइन सॉवरेन बॉडीगार्ड वो चेंगियान को बुलाया और कहा, अंकल तो बेवकूफ है, लेकिन लिंग यून चालाक है, वो भाग जाएगा। हमें अभी निकलना होगा। सीन शिफ्ट होता है ब्लैक सोल माउंटेन की तरफ। वो गुइके आगे था, उसके साथ वो चेंगियान और पीछे ले कियानफेंग और उसकी पलटन। वो लोग पहाड़ के पास पहुंचे। वो चेंगियान ने अपनी स्पिरिट सेंस से पूरे पहाड़ को स्कैन किया और वापस आ गया। तभी वहां एक अजीब चीज हुई। झाड़ियों में से एक छोटी सी लड़की निकल कर आई। उसने 7 रंगों की ड्रेस पहनी थी और वो मजे से गुनगुनाते हुए उनकी तरफ आ रही थी। ले कियानफेंग ने गुर्राते हुए पूछा, ये लड़की यहां क्या कर रही है? ले तियानगांग चिल्लाया, कौन हो तुम? लड़की रुक गई और उन्हें घूरने लगी। फिर उसने एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, ओहो, क्या इत्तेफाक है। पीछे से एक हॉल मास्टर चिल्लाया, सेक्ट मास्टर, ये वही लड़की है जो 15 दिन पहले लिंग यून के साथ थी। लिंग यून ने इसे ही बचाया था। ले कियानफेंग और ले तियानगांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ले कियानफेंग ने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, इसे अभी पकड़ लो। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस नहीं की। जब वो लड़की सामने आई तो वो गुइके अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो डिवाइन मार्शल रियल्म का राजकुमार था, जिसे कोई डरा नहीं सकता था। लेकिन इस छोटी सी लड़की को देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो पैनिक में आ गया। ले कियानफेंग के ऑर्डर पर ले तियानगांग,
जो पहले से ही लिंग यून और उस लड़की से चिढ़ा हुआ था, उस छोटी बच्ची पर झपटा। उसे लगा कि यह बच्ची तो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म की है, इसे कुचलना बाएं हाथ का खेल है। उसकी आंखों में गुस्सा था, क्योंकि पिछले 1 महीने में लिंग यून ने उनके सेक्ट की नाक में दम कर रखा था। उसे लगा कि इस लड़की को पकड़कर वो लिंग यून से बदला ले सकेगा। लेकिन तभी एक ऐसा सीन हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो गुई के, जो डिवाइन मार्शल रियल्म का राजकुमार था, अचानक बिजली की तेजी से ली तियानगांग की तरफ भागा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी जैसे उसके पिछवाड़े में किसी ने सुई चुभा दी हो। वो सीधा ली तियानगांग से टकराया और उसे हवा में ही जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। बैम! ले तियानगांग औंधे मुंह गिरा। वो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। उसने मुड़कर देखा तो वो गुई के वहां खड़ा था। ले तियानगांग डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। ले कियानफेंग भी कंफ्यूज होकर चिल्लाया, गुई के, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो गुई के ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो उस छोटी बच्ची की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। वो बच्ची से ठीक 10 कदम दूर रुका, थोड़ा झुका और एक बहुत ही अजीब और जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ बोला, योर हाइनेस। वो इडियट अंधा था जो उसने आपको नहीं पहचाना। उसने आपको परेशान तो नहीं किया ना? ये सुनते ही ले कियानफेंग, ले तियानगांग और आसमान में उड़ रहा डिवाइन सॉवरेन वू चेंगयान सब पत्थर के बन गए। वो गुई के का ये हाल। वो लड़का जो अपने बाप के सामने भी इतना नहीं झुकता, वो इस बच्ची के सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहा है जैसे कोई नौकर हो। उसकी सारी हेकड़ी, सारा घमंड गायब हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ डर था। लिटिल जैस्मिन ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे देखा और पलकें झपकाई। फिर वो चहकते हुए बोली, अरे, तभी मुझे लगा कि तुम जाने पहचाने लग रहे हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम मिले थे। रुको सोचने दो, तुम्हारा नाम डिवाइन मार्शल रियल्म का डब्ल्यू गुई। अरे छोड़ो, तुम उन स्मॉल टर्टल्स में से एक होना, है ना? असल में वो सांजुन के बहुत सारे बच्चे थे और उन सबके नाम में गुई आता था। लेकिन गुई का साउंड टर्टल, कछुआ जैसा भी होता है। ये बात रियल्म किंग के बेटों के लिए एक टबू थी। अगर कोई उन्हें गलती से भी टर्टल से जोड़ दे तो उसकी शामत आ जाती थी। लेकिन यहां लिटिल जैस्मिन ने सरेआम वू गुई के को स्मॉल टर्टल बोल दिया और वू गुई के गुस्सा होने के बजाय खुश हो गया। उसने एक्साइटेड होकर कहा, जी हां, मैं वू गुई के हूं। योर हाइनेस ने मुझे याद रखा। यह मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। पीछे खड़े ले कियानफेंग और उसके साथियों का दिमाग सुन्न हो चुका था। जिस हॉल मास्टर ने लिटिल जैस्मिन को पहचाना था, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो चेंगयान ने डरते डरते पूछा, यंग मास्टर, ये लेडी कौन है? वो गुई के ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की का असली नाम या पहचान बता सके। वो और झुक गया और बोला, योर हाइनेस यहां कैसे पधारी? क्या कोई? तभी उसे पसीना आ गया। इतनी बड़ी हस्ती अगर खुद यहां आई है तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। उसने तुरंत अपनी बात बदली, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मेरी जान हाजिर है। लिटिल जैस्मिन की आंखें चमक उठीं। वाओ, सच में? ये तो बहुत अच्छा होगा। वो गुईके को लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में फंसने वाला है, लेकिन उसने कहा, जी योर हाइनेस, हुक्म कीजिए। लिटिल जैस्मिन हंसते हुए बोली, ही, असल में मैं यहां एक चीज ढूंढने आई हूं। अगर लिटिल टर्टल मेरी मदद करेगा तो मजा आ जाएगा। वो गुईके की हालत खराब थी। उस लड़की की हंसी बहुत प्यारी थी, लेकिन वो गुईके के लिए वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। उसने डरते हुए पूछा, योर हाइनेस क्या ढूंढ रही हैं? लिटिल जैस्मिन ने मासूमियत से कहा, ज्यादा कीमती चीज नहीं है, बस एक छोटा सा पत्थर है। मुझे याद है उसका नाम कुछ डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड जैसा था। लिटिल टर्टल, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई पत्थर है? जैसे ही डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड का नाम आया, वो गुईके का दिल बैठ गया और वो चेंगयान के माथे पर पसीना आ गया। यह पत्थर बेहद कीमती और दुर्लभ था। वो गुईके ने तुरंत झूठ बोला, यह पत्थर तो बहुत रेयर है योर हाइनेस, मुझे भी बस इसके सपने आते हैं। लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं घर जाकर इसे ढूंढने का आर्डर दूंगा और मिलते ही आपको भिजवा दूंगा। लिटिल जैस्मिन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे सबकी धड़कनें तेज हो गई। उसने कहा, ऐसा क्या?
लेकिन हेवनली मिस्ट्री रियल्म के एक दाढ़ी वाले दादाजी कह रहे थे कि पिछले महीने ही तुम्हें एक डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड मिला है, और वो भी उन्होंने खुद तुम्हें दिया था। क्या वो दादाजी झूठ बोल रहे थे? वो गुई के और वो चेंग्यान के चेहरों का रंग उड़ गया। हेवनली मिस्ट्री रियल्म का नाम सुनते ही उनकी रही सी हिम्मत भी जवाब दे गई। वो गुईके को समझ आ गया कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये लड़की पूरी तैयारी के साथ आई है। वो गुईके के पास सच में वो पत्थर था। उसने सालों की मेहनत और बहुत बड़ी कीमत देकर उसे हासिल किया था। उसे उम्मीद थी कि इससे वो 2 साल बाद होने वाले प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में अपनी रैंक बढ़ा पाएगा। वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, लेकिन सामने वो लड़की थी जिसे मना करना मतलब मौत को दावत देना। वो गुईके ने कांपते हुए कहा, जी योर हाइनेस, वो मुझे मिला था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिटिल जैस्मिन ने हंसते हुए टोका, अरे लिटिल टर्टल, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं इसे जबरदस्ती छीन लूंगी? मैं तो बस ट्रेड करना चाहती हूं। आखिर मैं इतनी क्यूट बच्ची हूं, मैं बुरे लोगों जैसा बर्ताव क्यों करूंगी? वो गुईके थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने पूछा, ट्रेड, आप बदले में क्या देंगी? लिटिल जैस्मिन ने अपनी छोटी सी हथेली खोली। वहां एक साधारण सा काला पत्थर रखा था, प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन। उसने पत्थर दबाया और एक वीडियो प्रोजेक्शन हवा में चलने लगा। वीडियो में ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट का मेन हॉल दिख रहा था, और वहां वू गुईके, वू चेंग्यान, ले कियानफेंग और श्याओ किंगटो मौजूद थे। ये वीडियो उसी मीटिंग का था जो अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। वीडियो में वू गुईके की आवाज गूंजी, रॉयल वुड स्पिरिट का क्या हुआ? मेरे पिता बहुत नाराज हैं। ले कियानफेंग की आवाज आई, हमने उसे पकड़ा था लेकिन लिंग यून ले गया। फिर वू गुईके की आवाज, पिछले कुछ सालों में तुम्हारे वुड स्पिरिट ऑर्ब्स और इंक्यूबेटर्स गुलाम कम होते जा रहे हैं। वीडियो देखते ही वू गुईके की रूह काम गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वुड स्पिरिट्स को मारना और उनका व्यापार करना पूरे गॉड रियल्म में गैर कानूनी था। ये नियम एटर्नल हेवन रियल्म और बाकी किंग रियल्म्स ने मिलकर बनाया था। अगर ये वीडियो लीक हो गया तो सिर्फ बदनामी नहीं होगी, बल्कि डिवाइन मार्शल रियल्म पर सैंक्शंस लगेंगे और उन्हें सजा मिलेगी। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। Awesome.